वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हम पहले सवाल से। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, पढ़ते आइए। द कंपनी फॉर्म्ड द कंपनी फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं: पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसको स्पेशल एक्ट के अंदर बनाया जाए, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? क्या आंसर होगा इसका? द करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर, स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, इसमें आपका कौन सा आता है? जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो LIC, SBI, ICAI भी आता है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये सब स्टैट्यूटरी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो इतनी बात? ये था आपका पहला सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल? किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल की कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? 10 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख है और 25 लाख है। क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, 5 lakhs। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4, 2 और 3 आई गेस सेम सवाल है। 4 पे आते हैं। सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? किसी प्राइवेट कंपनी को ओपन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7, 2, 5 या 10? कितने होने चाहिए मिनिमम? कम से कम कितना होना चाहिए? आंसर इज बी। बी आंसर है, 2। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी? अब हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, पब्लिक की बात हो रही है। पब्लिक में कितने मिनिमम लोग कितने चाहिए आपको? 7 या 2 लोग, 5 लोग या 10 लोग? करेक्ट ऑप्शन है 7। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, एक प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए, इशू शेयर्स, शेयर्स इशू नहीं कर सकता। इनवाइट पब्लिक थ्रू सब्सक्राइब शेयर्स, लोगों को, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता अपने शेयर्स बेचने के लिए। तीसरा है, बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हो सकता, वो मतलब कुछ बना नहीं सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता। या फिर या फिर बी अ लिमिटेड कंपनी, या वो लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकता। बताइए, ऐसे कौन से? नीचे आपको ऑप्शन में 4 काम बताए जा रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी इनमें से कौन से काम को नहीं कर सकता?
करेक्ट ऑप्शन है शेयर इशू कर सकता है क्या? एक प्राइवेट कंपनी अपना शेयर इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है शेयर इशू करने में? बट वो पब्लिक को अपने शेयर इशू करने के लिए नहीं कह सकता, वो पब्लिकली अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर सकता। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी होते हैं बट वो कुछ लोगों के पास होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिकली जाकर लोगों को जाकर ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे शेयर्स ले सकते हैं। ठीक हुई इतनी बात? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, पब्लिक, इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। आइए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी इंटेंड्स टू रजिस्टर, इसको क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ कैपिटल with which the company intends to get registered is known as, वो अमाउंट जिसके साथ एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करने जा रही हो, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर कॉल्ड अप कैपिटल? स्टार्टिंग में जब कंपनी रजिस्टर हो रही हो उस वक्त जो कंपनी का इंटेंशन होता है, जो कंपनी सोच के जाती है कि मुझे इतना कैपिटल फ्यूचर में रेस करना है, उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है ऑथराइज्ड कैपिटल। करेक्ट आंसर है ऑथराइज्ड कैपिटल, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑथराइज्ड कैपिटल उसको बोलते हैं जिस जो जो कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना, उस समय कंपनी को जो रजिस्टर करते हैं उनको बताते हैं कि आप अपनी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट पैसा रेज करने की कितना रखना चाहते हो। उस टाइम कंपनीज के जो भी प्रोमोटर्स हैं, जो भी लोग कंपनी को स्टैब्लिश करने में लगे हैं, उस टाइम जो उन्होंने बोल दिया कि हमें इतना कैपिटल रेज करना है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कह दिया कि हमें 500 करोड़ तक हम शेयर इशू करना चाहते हैं या पैसा फ्यूचर में हम लोगों से लेने वाले हैं, शेयर्स बेच के, डिवेंचर्स बेच के, प्रेफरेंस शेयर बेच के, बॉन्ड्स करके, तो उससे ऊपर उनकी नहीं हो सकती कैपिटल। अगर उन्हें एक बार बोल दिया कि इतना अमाउंट है तो वो उतना उनका ऑथराइज्ड हो जाता है। फिर उनको अलग से तरीके हैं उस ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट शुरुआत में ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी की पावर डिसाइड होती है पैसा रेज करने की। कंपनी की पावर, किस चीज की पावर? पैसा रेज करने की पावर, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक हो गई इतनी बात? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ए बी सी डी, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एक लीगल एंटिटी है और जो अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट है, अलग है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अच्छा दूसरा पढ़ लेते हैं। अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, क्या कंपनी खुद के अपने कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद सकती है कंपनी? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं समझ में आती है। सी पढ़ लेते हैं। ए शेयर होल्डर इज द एजेंट ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर क्या है? किसी कंपनी का एजेंट है, ओके। फिर अगला एक ऑप्शन है, सेम पर्सन कैन एजेंट एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बताइए फटाफट से बताइए, 8 आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्या एक शेयर होल्डर किसी कंपनी का एजेंट हो सकता है? एजेंट मतलब होता है एक वैसा मैं आदमी, एक वैसा व्यक्ति जो कंपनी के डील्स करवाने में एज अ पर्सन, एज अ हेल्प, मतलब एक मिडिल मैन की तरह आ जाता हो, या फिर कंपनी के कोई बिजनेस में वो करता हो,
एज अ मिडिल मैन रहता हो, और भी तमाम तरह की चीज़ें जो कंपनी के लिए करता हो, कंपनी को गुड्स प्रोवाइड करवाता हो, सर्विसेज देता हो, वैसा पर्सन एजेंट के तौर पे हम कह सकते हैं। तो क्या एक शेयर होल्डर होल्डर एजेंट हो सकता है किसी कंपनी का? क्या ये क्रेडिटर और एजेंट हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी पढ़ें जरा। एजेंट भी हो, वो व्यक्ति एजेंट भी हो और क्रेडिटर भी हो, वही व्यक्ति क्रेडिटर भी हो और वही व्यक्ति एजेंट भी हो। हाँ, ये हो सकता है। वो सप्लायर भी हो और कंपनी का एजेंट भी हो, ये बात समझ में आती है। बट ये बात तो नहीं सही है। ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन सी गलत है, और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो एक शेयर होल्डर कभी भी कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता। ठीक हो गई यहाँ तक बात? आइए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? इनमें से कौन सी जो बातें हैं वो एक कंपनी की फीचर्स बताती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं? चलिए देखते हैं। पहला, liability of the members is limited up to the face value of share held by them। ये तो सही है। अगला पढ़ते हैं। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये लोगों के द्वारा अपने मतलब स्वेच्छा से लोग ये एसोसिएशन स्टार्ट करते हैं जिसको हम कंपनी कहते हैं। अच्छा, तीसरा पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इज अ सेपरेट बॉडी कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। यानी कि एक कंपनी सेपरेट बॉडी है जिस पे केस हो सकता है, और या फिर वो किसी को केस कर सकती है अपने नाम पे। अपने नाम पे बिल्कुल कर सकती है। एक कंपनी पे कोई केस कर सकता है, या कंपनी किसी पे केस कर सकती है और वो अपने नाम पे कर सकती है। तो बात सही लग रही है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि एवर गोइंग, ठीक है ना, बिजनेस हमेशा चलता रहता है, कंपनी हमेशा चलती रहती है, भी सही बात है। तो इनमें से कौन सा फीचर है? ए बी सी डी ई, और एक ऑप्शन ई भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सारे ही फीचर्स हैं। फटाफट से बताइए 9 का आंसर क्या होगा? ये भी है फीचर, ये भी एक फीचर है, और सी भी फीचर है, और डी भी एक फीचर है, यानी कि चारों। ऑप्शन है ई। ई इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, यही है उसका सही जवाब। ठीक है, कितनी बात? आइए क्वेश्चन नंबर 10। सवाल है, एज पर सेक्शन 77 सबसेक्शन ए क्लॉज 1 of the Companies Act 1956, a company can buy back its own share out of। बाईबैक का सवाल है ये। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक कंपनी अपने शेयर्स बाईबैक कर सकती है आउट ऑफ, ऑप्शंस है, मतलब रिजर्व विच, पहला ऑप्शन देख लीजिए, रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। क्या इस रिजर्व से कंपनी डिविडेंड बायबैक कर सकती है? या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर ले, इसके पैसे से कर सकती है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से? या फिर प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर ऑफ और द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्या दूसरा फ्रेश इशू करके करे? क्या कंपनी फिर इस बायबैक करने के लिए फ्रेश शेयर्स इशू कर दे? या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इन तीनों तरीकों से कंपनी बाईबैक कर सकती है? बाईबैक समझते होंगे आप लोग कि कंपनी ओपन मार्केट से अपने खुद के शेयर्स खरीद रही होगी, तो उस उस परचेज करने के लिए, उस शेयर खरीदने के लिए कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी? तो तीन तरीके बताए गए हैं आपके सामने। क्या इन तीनों तरीकों में से कौन सा सबसे सही तरीका है, या फिर ये तीनों ही सही तरीके हैं? बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है सही आंसर?
इससे भी कर सकती हैं बिल्कुल। सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से भी होता है, बिल्कुल होता है। फ्रेश इशू करके भी होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि इन तीनों तरीकों से ये काम हो सकता है। यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात। अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताइए इसका आंसर। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट लगता है आपको ये होगा। रियल अकाउंट तो नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में तो एक्सपेंसेस होता है, और ये तो हो नहीं सकता कि कोई अकाउंट हो ही ना ये। तो आंसर है पर्सनल अकाउंट। आंसर है पर्सनल अकाउंट। क्यों? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट जो होल्ड करे, अकाउंट जो होल्ड करे मनी ऑफ, मनी ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है ना? ये अकाउंट शेयर होल्डर का पैसा होल्ड करती है, इस अकाउंट में पैसा रखा जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गई इतनी बात? सो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। Securities premium account is shown on the liability side of the balance sheet under the head। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम बैलेंस शीट के कौन से हेड के अंडर दिखाएंगे? शेयर कैपिटल, रिजर्व, करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट लायबिलिटी? कौन से हेड के अंडर आप दिखाएंगे किसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को। फटाफट से बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। इस हेड के अंदर हम दिखाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। इस हेड के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिखाते हैं। इसमें हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी दिखाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? और इसके जस्ट पहले कौन सा हेड आता है? वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। ठीक हो गई इतनी बात? करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर हम दिखाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। ठीक हो गई इतनी बात? आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। एज पर सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट, ध्यान देना, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम से मिले हुए पैसे को कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है? ठीक है ना? कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है? ऑप्शंस हैं: इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर मेंबर्स, टू द मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स जो है उनको बोनस शेयर इस्तेमाल करने में नहीं कर सकते, या परचेज ऑफ फिक्स असेट, कोई असेट नहीं खरीद सकते इस पैसे से, या फिर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पता है ना आपको, शेयर इशू करते टाइम जो खर्चे होते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर? सवाल ये है कि इन जो चार आपको नीचे कार्य बताए जा रहे हैं, इनमें से कौन से कार्य में शेयर प्रीमियम का पैसा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स असेट। हम फिक्स्ड असेट नहीं खरीद सकते प्रीमियम के पैसे से, बाकी हम बोनस शेयर दे सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं इसके पैसे से, शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं प्रीमियम के पैसे से। हम फिक्स्ड असेट नहीं खरीदते हैं प्रीमियम के पैसे से। क्लियर हो गई इतनी बात? 13 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 14 पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से पढ़ो इसको। The portion of the authorized capital which can be called up only on the liquidation of the company is called। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि मंगाया जाएगा जब कंपनी बंद होने वाली हो, कंपनी वाइंड अप होने वाली हो, उसको क्या बोलेंगे? फटाफट से बताइए इसका आंसर। रिजर्व। रिजर्व होगा, ऑथोराइज्ड होगा, रिजर्व होगा, इशूड होगा, या कॉल्ड अप होगा? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पैसा जो कंपनी जब बंद हो रही है तब मंगाया जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, रिजर्व कैपिटल। इसीलिए इसको बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाया जाता। समझ में आती है मेरी बात? इसीलिए इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये तब मांगा जाता है जब कंपनी लिक्विडेशन के कगार पर आ गई हो, जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई हो। क्लियर हो गई बात? इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 40। आइए सवाल 15 पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? हमें गलत स्टेटमेंट के बारे में पता करना है। पहला, बाई बैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाई आर्टिकल ऑफ द कंपनी। आर्टिकल का मतलब आपको पता होगा, आर्टिकल का मतलब होता है रूल बुक। रूल बुक। बाई बैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द रूल बुक मतलब कि अगर एक कंपनी अपने शेयर मार्केट से खरीद रही है, अपने ही शेयर खरीद रही है, तो ऐसा करने की अथॉरिटी, ऐसा करने का पावर उसको कंपनी के आर्टिकल में मिला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही स्टेटमेंट है। मतलब कंपनी के रूल बुक में ये बात लिखी होनी चाहिए, तभी तो कर सकती है ना कंपनी ये चीज। ए तो बिल्कुल सही है, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। बी पढ़िए। अ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड फॉर बाईबैक्स। एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बाईबैक के लिए। मतलब एक मीटिंग में, एक मीटिंग बुला के उसमें ये बात रखनी होगी कि हम बाईबैक कर रहे हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं, और उस मीटिंग में क्या फैसला आता है। बिल्कुल सही बात है। स्पेशल डिसीजन, स्पेशल डिस्कशन करना पड़ेगा यहाँ पे तो। ये भी मुझे सही लगा, ए और बी दोनों करेक्ट है। सी पढ़ते हैं। शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप मतलब शेयर का पैसा पार्ट में भी मिले, पार्टली मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? शेयर का पैसा जितना उसका फेस वैल्यू है उससे कम भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? चलिए कोई बात नहीं, डी पढ़ लेते हैं एक बार।
द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व आफ्टर सच बाईबैक। ये पॉइंट कहता है कि अगर कंपनी अपने शेयर बाईबैक कर रही है तो उसका जो डेट है वो उसके कैपिटल से क्या होना चाहिए, दुगना नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी पे जो डेट है वो उसके कैपिटल से डबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बाई बैक करने के बाद। ये भी मुझे सही, स्टेटमेंट डी भी सही है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, गलत कौन सा है, सी, यानी कि सी इज द आंसर। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। शेयर्स कभी पार्टली पेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर ये सही आंसर है क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी थी। हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर।